अपनी संस्कृति में कला प्रदर्शन के माध्यम से गजल को जोड़ते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में तीसरा महफिल गजल का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी, कला और संस्कृति से जुड़े कई अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें लंदन के पत्रकार और लेखक तेजेंद्र शर्मा MBE, प्रसिद्ध ज्योतिषी गुरुजी गौतम ऋषि, अखिल भारतीय गुरुकुल और गौशाला रिसर्च फाउंडेशन संचार अधिकारी गौतम अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामधारी के सिख उपाध्यक्ष जसवंत सिंह नामधारी, आविष्कारशील उद्यमी संस्थापक ऋषभ मल्होत्रा, प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक पंडित दीपक महाराज, अधिक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष अशोक पुरी, कन्फेडरेशन विमेन एंटरप्रेन्योर्स COWE की प्रेसिडेंट मीतू पुरी, काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन LLP प्रबंध भागीदार जियो बॉबी, AAFT निदेशक शिक्षाविद अजय कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को राज कपूर पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व है। संगीत और गजल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जब आप अपने मन की बात सामने वाले को नहीं कह पाते हैं, तब गजल की 2 पंक्ति से आप अपने मन की पूरी बात उन 2 पंक्तियों में बहुत सरलता से कह देते हैं। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पोस्टर लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स ने अपनी गजलों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में तेजेंद्र शर्मा ने अपनी बात किताब सभी अतिथिगण को दी। कार्यक्रम के अंत में संदीप मारवा ने अतिथिगण और सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया। नहीं, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। ये बात सही है कि अगर आपको कला, संस्कृति और खासतौर पर म्यूजिक से अगर आपको मोहब्बत नहीं है तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी अधूरी है। ऐसा मेरा मानना है। मैंने जिंदगी के बहुत सारे पल जो हैं वो संगीत के साथ गुजारे हैं। सिर्फ मैंने गाया ही नहीं है, मैंने सीखा भी है। और शायद यही वजह थी कि जब हम लोगों ने यहाँ फिल्म स्कूल की पूरी तैयारी कर ली थी और हम लोग अपना नाम बना चुके थे, तो सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि हमारे पास एक स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक बगैर पूरा फिल्म स्कूल जो है मुझे अधूरा सा लगता था। मुझे बड़ी खुशी है कि जैसे ही हम लोगों ने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरू किया, इसकी नींव रखते ही स्कूल ने फूलों की तरह महकना शुरू कर दिया। और आज ये कहते हुए हर्ष है कि AAFT स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द कंप्लीट टीम ऑफ द स्कूल and especially to my students who are putting so much of efforts in learning and then presenting what they have learned in this institution. Well, with my all best wishes for this beautiful program. Ghazal, they play a very important role in our day-to-day affairs. What you cannot teach someone with your hardcore experience or words, that can be learned comfortably and easily only by listening to Ghazal. Trust me, I have learned a lot from these ghazals, and if you listen to them carefully, every line which is being spoken or is being given to you with music, it touches your heart and immediately your mind, and you learn a lot. And I think I'm sure whatever presentation you're going to give today in this program is going to teach us also many new things. With all these words, I wish you all the best. Have a wonderful program. Thank you very much. आपको 2 ऐसे शेर सुनाऊंगा जो मुझे लगता है कि जिंदगी की 2 एकदम अलग महत्वपूर्ण मुद्दों में बात करते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो निदा फाजली ने जब ये शेर लिखा था तो उन पे बहुत अटैक्स भी हुए कि तुम मस्जिद और अल्लाह से ज़्यादा महत्व रोते हुए बच्चे की हंसी को देते हो। लेकिन उन्होंने जिंदगी का तजुर्बा लिया था। और बम्बई के दूसरे शायर राजेश रेड्डी, वो कहते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो सोचिए कि आज आप विद्यार्थी हैं, आपको बड़ा होके निकलना है जिंदगी की यात्रा पे, तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। और
हम सब के साथ जिंदगी में कोई तो कोई ऐसा तजुर्बा होता है जिसके बारे में मैंने लिखा है कि जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार। जग सोच रहा था कि है वो मेरा तलबगार, मैं जानता हूं उसने ही बर्बाद किया है। मैं जानता हूं उसने ही बर्बाद किया है। तू ये न सोच शीशा सदा सच है बोलता, तू ये न सोच शीशा सदा सच है बोलता, जो खुश करे वो आईना इजाद किया है। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि आप सबको इस महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट पे कुछ सीखने का, कुछ करने का मौका मिल रहा है। और संदीप ने जिस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए लेट 80s अर्ली 90s में, और आज ये दुनिया का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है जहाँ दुनिया भर से लोग जुड़े हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, गैर सरकारी स्तर पे हो, चाहे स्टूडेंट्स लेवल पे हो। इट्स फिनोमिनल, एब्सोल्युटली। मैं लंदन में इतनी अंग्रेजी बोलता हूँ कि मेरे जबड़ों में दर्द हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ हिंदी में बात करूँ और आप लोगों से हिंदी में मुखातिब हूँ। और ये गज़ल जो है, ये 2 पंक्तियों में इतना कुछ कह देती है जो आप बड़ी से बड़ी किताब में नहीं कर पाते। तो आज हम सुनेंगे आपने किन लोगों की गज़लें चुनी हैं, किन लोगों की गज़लें सुनाई हैं। मास्टर्स को ज़रूर गाइए, मगर कंटेम्प्रेरी को साथ रखिए, क्योंकि आप युवा हैं। अगर आप केवल पास्ट में जिएंगे तो भविष्य दूर होता जाएगा। मैं अपना एक बहुत छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरे पिता, मेरे गुरु स्वर्गीय पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, जिनको किसी भी कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है वो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने जो काम किया है इस कला क्षेत्र में रह के, संगीत के क्षेत्र में, वो बड़ा ही सराहनीय है, बड़ा कमाल किया। मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहा हूँ। और आज यहाँ आके जो मैंने एक महफिल देखी यहाँ गज़लों में, और युवाओं के अंदर वो जो उभरती हुई वो जो भावना मैंने देखी, वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छा है कि गज़लों की तरफ रुझान जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये भी कह रहा था कि कितनी चीज़ें हैं हम लोगों के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और डांस में, कितने ताल हैं, कितने तालों के उसके संगम हैं जीवन के। तो अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें अपना, तो एक जीवन भी कम लगता है, वो पूरा ही नहीं हो पाता है। तो मुझे बहुत आनंद आया आज यहाँ युवाओं को सबको गाते हुए देख के। उनके अंदर एक रोशनी आई है, जागृति आई है। चाहे ठुमरी गाओ, दादरा गाओ, भजन गाओ, चाहे गज़ल गाओ, चाहे कुछ हो, लेकिन ये विरासत है, हम लोगों की परंपरा है जो चली आ रही है। और थोड़ा बहुत नृत्य की तरफ भी ध्यान दें, जैसे क्योंकि मैं तो नर्तक ही हूँ, महाराज जी का बेटा हूँ, तो नृत्य भी करता हूँ, थोड़ा बहुत ठुमरी गाता भी हूँ, और वाद्य की ओर भी ध्यान है मेरा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो आयोजक हैं इन सब का। और मुझे आज यहाँ पर बहुत प्रसन्नता मिली। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। जब मन प्रसन्न है, दिल खुश हो गया, तो मतलब सोच लीजिए कि यही आनंद ढूंढने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। चाहे आप तपस्या कीजिए, चाहे ध्यान लगाइए, संत बन जाइए, चाहे कुछ भी, क्योंकि उनको चाहिए आनंद। और वो आनंद क्या है? वही परमानंद है। आनंद वही परमानंद है। हम अपने घुंघरुओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से वो आनंद सब में प्रचार करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है ये बहुत ही बढ़िया रहा है। और आज विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कि जो अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, क्योंकि संस्कृति में कला, संगीत, डांस, म्यूजिक ये सभी आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई आज जिस तरीके से मारवा स्टूडियो के जो संस्थापक हैं संदीप मारवा सर, तो पूरे वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके इस कला को पूरे विश्व भर में जो फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर समय कुछ ना कुछ उनकी जो प्रोग्राम्स के माध्यम से जो युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, तो मेरा मानना है कि ये इस तरह से कार्यक्रम होते रहने चाहिए। 2 साल अभी चलाते हैं।
एस्ट्रोलॉजर हैं सभी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक का एक बहुत ही बड़ा एक अंग है, क्योंकि लोगों को हील करने के लिए म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपका दृष्टिकोण म्यूज़िक के प्रति क्या है? देखिए, जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, एस्ट्रोलॉजी में भी आपने बिल्कुल सही कहा कि चंद्र का जो प्रभाव होता है और चंद्र जिनका अच्छा होगा वही कला संगीत में आएगा या वो डांस म्यूजिक में आएगा। तो मेरा मानना है कि 9 ग्रह में भी चंद्र और ये जो संस्कृति और ये जो कला का है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी हैं या हम युवा पीढ़ी को छोड़ भी दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं आज के समय में। तो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक जो है ये बहुत हेल्पफुल करता है। तो मेरा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी म्यूज़िक को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। गज़ल का महफिल गज़ल जिसको पीछे था स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट किड ऑफ योर्स, जिसको आपने बचपन से अभी यहाँ तक लेकर आए हैं, कैसा अनुभव था स्टूडेंट्स को गाते थे? मैं बचपन से म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं अपने स्कूल म्यूज़िक कोर में था, फिर मैं अपने कॉलेज के म्यूज़िक कोर में था, फिर मैंने म्यूज़िक को फॉर्मल तरीके से सीखा। उमा शंकर चंदोला जी से, विलायत हुसैन सागर साहब से मैंने म्यूज़िक को सीखा। फिर मैं इस मकाम तक पहुंचा जहां मैं ग्रुप शोज़ और सिंगल शोज़ गज़ल के मैंने देने शुरू कर दिए, और दिल्ली का शायद कोई ऐसा थिएटर बचा होगा जहां मैंने परफॉर्मेंस ना दी हो। लेकिन मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शायद मुझे इससे कुछ ज़्यादा करना है, और शायद यही वजह थी कि मेरा रुख म्यूज़िक से ऊपर उठकर सिनेमा की तरफ चला गया। और म्यूज़िक वो सिनेमा का खुद ब खुद एक हिस्सा है। और जब हम लोगों ने यहाँ फिल्म स्कूल इस्टेब्लिश कर लिया था तो उसके बाद मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है, हमें एक म्यूज़िक स्कूल भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि AAFT स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अपने आप में अब एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बन चुका है। 300 स्टूडेंट इस वक्त पूरे देश भर से यहाँ आया हुआ है, जो कला की विभिन्न विधाओं को यहाँ पर सीख रहा है। और जिस तरह आज का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम हम लोग हर महीने करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक पूरा कॉन्फिडेंस मिल जाए। हकीकत में 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी एक कलाकार को जो गाना जानता है। नंबर 1 कि उसे एक इवेंट मिलना चाहिए, तो उस इवेंट की तैयारी हम लोग यहाँ पूरी करवा देते हैं। दूसरा, वो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं रेडियो में गाने का मौका मिले, इसलिए हमारे पास आज 3 रेडियो स्टेशन हैं, रेडियो नोएडा, रेडियो मुंबई और रेडियो रायपुर। तीनों में हमारे स्टूडेंट्स को भाग लेने का पूरा मौका मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि उसे टेलीविज़न और सिनेमा से जुड़ने की हमेशा चाहत रहती है, तो हमने उसके इंटरव्यूज़, उनके शोज़ टेलीविज़न पे भी हम लोग दर्शाते हैं। और क्योंकि मैं खुद फिल्म मेकर हूँ और मैं साल की तकरीबन 100 शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ, तो उनमें भी उन्हें कहीं गाने का मौका मिलता है, चाहे वो फिल्मों का हिस्सा हो गाना या बैकग्राउंड या ओपनिंग म्यूज़िक हो गाने का। तो अब तक दुनिया के अंदर ये एकमात्र ऐसा म्यूज़िक स्कूल बन पाया है जहां स्टूडेंट को कोर्स के दौरान वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिसकी उम्मीद लेकर एक स्टूडेंट किसी म्यूज़िक स्कूल के अंदर एंटर होता है। सर, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये विद्या है और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जब आप मेहनत करते हैं, जब एक लीन हो जाते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं अपने इस आर्ट के लिए, तो अपने आप आर्ट जो है वो उभरना शुरू हो जाता है, रम जाता है, लोगों के दिलों में बसना शुरू हो जाता है। जैसे आपने अभी सुना कि कुछ जिन लोगों ने प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई थी, उनके जो गज़लें हैं वो इतनी खूबसूरत मक्खन की तरह बह रही थी, नदी की तरह बह रही थी, और जिनकी प्रैक्टिस कम थी वो सामने पकड़े जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसे हम बार बार दोहराते हैं। ये जो कलाएं हैं, ये इसके लिए अंदर 24 घंटे लीन होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 घंटे 5 घंटे स्कूल कर लिया तो काम हो गया। 5 घंटे यहाँ, 5 घंटे उसका रियाज घर में चाहिए होता है। यही हम लोग बार बार समझाते हैं, और जो रियाज करना जानते हैं, करते हैं, वो धीरे धीरे उभर कर राष्ट्रीय लेवल तक इस वक्त कामयाब होते मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुझे लिखते हुए अब करीब 42-43 साल हो गए हैं। मैं एक विद्यार्थी के तौर पे लिखा करता था, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी में लेखन हुआ। मेरी पत्नी का इन्फ्लुएंस मुझ पे हुआ तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो हिंदी की पहली रचना जो बड़े अखबार में छपी थी वो 1980 में छपी थी। तो उसके बाद से लगातार कहानियाँ, गज़लें, कविताएं लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि गज़ल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जो बात आप 20 पेज की कहानी में नहीं कह सकते,
200 पेज के उपन्यास में नहीं कह सकते, वो गज़ल के एक शेर में कह पाते हैं। तो देखिए, बड़े शायर जो होते हैं कैसे एक ही बात को अलग ढंग से कहते हैं कि गालिब कहते हैं कि यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब की ख्याल अच्छा है। और उसी को शैलेंद्र कहते हैं कि तू जिंदा है, तू ज़िंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग, ये अगर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो शायर की खासियत ये है कि वो कम से कम शब्द खर्च करके गहरे से गहरा अर्थ हमें देते हैं और ज़िंदगी के नए मायने हमें समझाते हैं। सर, इस मंच पे आज आपको अपनी किताब मारवा सर को देने का मौका मिला, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार के तौर पे, हालांकि मैं पत्रकारिता काफ़ी लंबे अरसे से कर रहा हूँ, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स के लिए भी लिखता रहा, मगर गंभीर रूप से जो पत्रकारिता है वो हम एक पत्रिका निकालते हैं। हमारी संस्था है कथा युग के, जिसकी संरक्षक है ज़किया ज़ुबैरी जी। हम उस संस्था के माध्यम से मैगज़ीन पुरवाई ऑनलाइन है जो हर रविवार को अपलोड होती है। तो उस पत्रिका का संपादकीय लिखता हूँ हर रविवार को। उसमें अलग अलग विषय उठाता हूँ, जो विषय आम तौर पर हम पत्रिकाओं में या अखबारों में कम पढ़ते हैं। तो उन विषयों को मैं अपने संपादकीय में लिखता हूँ अपनी बात कह कर। तो आज वो अद्विक प्रकाशन ने उसकी 2 खंड छापे हैं। तो मुझे मौका मिला कि संदीप मारवा, जो बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, बहुत स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, तो उनको भेंट करके मुझे लगा कि सही व्यक्ति को दी गई है, क्योंकि उनके यहाँ तो बाकायदा जर्नलिज्म का स्कूल है। तो हो सकता है कि वो कल को जो आपके विद्यार्थी यहाँ हैं उन्हें मौका मिले जानने का कि अगर उन्हें अपने मन की बात कहनी है, अपनी बात कहनी है, तो किस तरह कही जा सकती है। जी सर, आप आज खास मौके पर, और जिस तरह की हम सभी को ज्ञात है कि आप शांति कार्यक्रम के भी जो है कि लेखक रहे हैं, और वो दूरदर्शन पर बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम है। मैं भी कहीं ना कहीं उसका साक्षी रहा हूँ, हमने भी देखा है, हम भी रूबरू हुए हैं। थोड़ा सा हमारे लिसनर से अपने उस बारे में जो है थोड़ा अनुभव साझा करें। देखिए, शांति दिल्ली दूरदर्शन पे आने वाला पहला डेली सोप था। उससे पहले सब साप्ताहिक होते थे। तो शांति की शुरुआत जब यूटीवी ने की थी तो 2.5 लाइन की कहानी थी, और वो 2.5 लाइन की कहानी 758 एपिसोड चली। मुझे उसमें से एक टीम थी हमारी 3 लोगों की, उसमें से काफ़ी सारे एपिसोड मुझे लिखने का मौका मिला। मैं कोर्ट रूम एक्सपर्ट था। तो हमें रोज़ाना लोगों का, ऑडियंस का इंटरेस्ट कायम रखना होता था, और रोज़ ऐसे मौके पे छोड़ना होता था कि अगले दिन के लिए हमारे श्रोता तैयार रहें कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब शांति क्या करेगी, या दूसरे कैरेक्टर क्या करेंगे। मुझे याद है दिनेश ठाकुर ने मुझे एक बार कहा था कि तेजेंद्र भाई, आप मुझे कुछ ऐसे डायलॉग कभी कभी दिया करिए जो राजकुमार टाइप हो। तो मैंने उसके लिए एक डायलॉग लिखा था, वो ख़ास तौर पे वो कहता है, पांडे अपनी आवाज़ नीचे रखो, इस घर का पलस्तर भी ऊंची आवाज़ सुनने का आदी नहीं है। तो इस तरह के डायलॉग कभी कभी लिख के उनको देता था, तो वो बहुत एंजॉय करते थे। मगर शांति लिखने से मेरे अपने लेखन में ये बदलाव आया कि मेरी कहानियों में संवाद का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि संवाद के ज़रिए हम जो कुछ कन्वे कर पाते हैं वो शायद नैरेटिव के ज़रिए इतना नहीं हो पाता। और मैं कहानियाँ सुनाने की बजाय कहानियाँ दिखाने लगा, जो नई कहानी की टेक्निक है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है संदीप मारवा जी ने, AAFT का। मैं प्रेसिडेंट हूँ कॉन्फेडरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, मीतुपुरी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ग्रूम अप किया गया और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया गया है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल्स इतना ज़्यादा है कि वो आज से ही तैयार हैं अपना जॉब या वर्क के कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे आर रियली ब्रश्ड अप। ऐसा लग ही नहीं है हम प्रोफेशनल से सुन रहे हैं या स्टूडेंट से सुन रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू संदीप मारवा जी फॉर गिविंग making me guest of honor for this program. I'm really loved the program. Thank you so much.